वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे के दौरान तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के 8 अमृत मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोलापुर में मुस्तफिदीन को सौंपेंगे 90,000 से ज्यादा मकान। कर्नाटक दौरे के दौरान वजीर आजम बेंगलुरु में जदीद तरीन बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का करेंगे इफ्तिताह। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की तकरीब में भी होंगे शरीक। अयोध्या के श्री राम मंदिर में अग्नि कुंड का कयाम आज। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करके प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की तैयारियों का लेंगे जायजा। ताउन और दाखिले के मरकजी वजीर अमित शाह शिलोंग में आज शुमाल मशरक़ी कौंसिल की 71वीं मीटिंग के अहम इजलास की करेंगे सदारत। शुमाल मशरक़ की 8 रियासतों के वज़राए आला और गवर्नर भी मीटिंग में होंगे शरीक। मुल्क भर के कोचिंग इदारों के लिए गाइडलाइंस जारी। वजारत तालीम ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर लगाई पाबंदी। गुमराह कुन वादे करने और अच्छे नंबरों की जमानत देने पर भी लगी रोक। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से युगांडा में शुरू होने वाली नाम के 19वें सरबराही इजलास में भारत की करेंगे क़यादत। कॉन्फ्रेंस से अलहदा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव, कीनिया, मिस्र के वज़राए खारजा से की बाहिमी मुलाकात। शुमाल मगरबी भारत में सर्द लहर और शुमाली भारत में शदीद सर्दी का सितम जारी। आइंदा 2 दिन तक शुमाली भारत में घने कोहरे का इम्कान, जबकि कुछ रियासतों में बारिश के भी हैं आसार। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। सोलापुर में वजीर आजम तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के 8 अमृत प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम महाराष्ट्र में PMAY अर्बन के तहत बनाए गए 90,000 से ज्यादा मकानात सौंपेंगे। इसके अलावा सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 मकानात भी मुस्तफिदीन के हवाले करेंगे। वजीर आजम महाराष्ट्र में 10,000 मुस्तफिदीन में PM स्वनिधि की पहली और दूसरी किस्त की तकसीम का आगाज करेंगे। उसके बाद वजीर आजम बेंगलुरु में नए जदीद तरीन बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बाईटेक कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। 1,600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से बनाया गया 43 एकड़ पर मुहैयत ये कैंपस अमेरिका से बाहर बोइंग की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। वजीर आजम बोइंग सुकन्या प्रोग्राम का भी आगाज करेंगे, जिसका मकसद मुल्क भर से ज्यादा लड़कियों को मुल्क के बढ़ते हुए हवाबाजी के शोबे में दाखिल होने में मदद फराहम करना है। शाम में वजीर आजम तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। ये स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक चेन्नई, मदुरई, तिरुची और कोयम्बटूर में मुनक्किद होंगे। इफ्तिताई तकरीब के दौरान वजीर आजम नशरियाती शोबे से मुतालिक तकरीबन 250 करोड़ रुपए के मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। इसमें DD पोधी गई को DD तमिल के तौर पर दोबारा लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 8 रियासतों में 12 आकाशवाणी FM प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर में 4 DD ट्रांसमीटर भी शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा वजीर आजम 12 रियासतों में 26 नए FM ट्रांसमीटर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में जिस बोइंग इंडिया के हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क इफ्तिताह करेंगे, इससे दिफा और हवाबाजी के शोबे में काफी मजबूती आएगी। इससे हवाबाजी के शोबे में भारत की खुद इन्हिसारी को भी तकवीत मिलेगी। हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने बोइंग इंडिया की डायरेक्टर कंट्री ऑपरेशन रितु शर्मा से बातचीत की। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोइंग इंडिया के 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का उद्घाटन करेंगे। ये ऑपरेशन, ये इनिशिएटिव जो भारत का जो रक्षा क्षेत्र है और जो विमानन क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्र को मजबूती देगा। क्या है ये पहल, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रितु शर्मा, डायरेक्टर ऑपरेशन। मैडम, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये क्या है और कैसे ये इनिशिएटिव भारत के जो डिफेंस सेक्टर को या एविएशन सेक्टर को मजबूती देगा। तो अगर आप देखें, यहाँ पर हमने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है। ये लगभग 43 एकड़ की ज़मीन पे बना हुआ है
और ये फ़ेज़ 1 है। इस पर्टिकुलर कैंपस में आज की डेट में 2000 से ऊपर बहुत ही नवयुवा इंजीनियर्स और नवयुवा पीढ़ी आकर यहाँ से एरोस्पेस की दुनिया को एक नई उड़ान देगी। यहाँ पर हम लैब्स बना रहे हैं जिसमें जितना नया इनोवेशन एरोस्पेस की दुनिया को चाहिए वो यहाँ से बनेगा। इस इनिशिएटिव से अगर हम देखें आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं पर सारी दुनिया के लिए। और उसी इनिशिएटिव को आगे लेते हुए हमारा ये उत्तरदायित्व है एरोस्पेस की दुनिया की तरफ कि यहाँ से हम वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग बनाएं जो ना कि सिर्फ बोइंग के जहाज़ों को उड़ान दे पर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके जैसे इसरो हो गया, HAL हो गया, हम यहाँ से नई दुनिया बना कर दें एरोस्पेस को। दोस्ताना जो बोइंग इंडिया का भारत के साथ है वो कैसा दोस्ताना है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और कारोबार कैसा है? तो दोस्ताना तो बहुत ही गहरा है। अगर आप देखें इतना बड़ा हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, ये उसका प्रतीक है कि हम इंडिया को बहुत ही महत्व देते हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, आई थिंक रिलेशनशिप बहुत ही घनिष्ठ मित्रता की तरफ बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जितनी भी नॉलेज, हम 100 साल से पुरानी कंपनी है, हमारा जितना भी नॉलेज है, हमारी जितनी भी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, वो हम सिर्फ USA तक ना सीमित रखें पर हम यहाँ के युवा पीढ़ियों के साथ एकजुट काम कर इंश्योर करें कि हम ना कि इंडिया के लिए बट यहाँ से ग्लोबली एरोस्पेस को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएं। ऐसे बच्चे जो कि वंचित तबके के हैं, क्या उनको मौका मिलेगा, या जो अपने आप को दिव्यांग समझते हैं उसमें ऐसे बच्चों को इसमें मौका मिलेगा? बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हम ऑलरेडी बहुत सारा काम दिव्यांग इनिशिएटिव के अंडर में कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारी कैपेबिलिटी उस तरफ तक है कि हम जो लोग किसी भी तरीके से थोड़ा सा अपने आप को कम समझते हैं, सुन नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, हमारा दिव्यांग प्रोग्राम उन लोगों को उड़ान देता है। उड़ान इस तरीके से देता है कि उन्हें सिखाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। ये जो इनिशिएटिव है वो न केवल विमानन क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत को मजबूती देगा, बल्कि महिलाओं के लिए भी ये इनिशिएटिव मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, बेंगलुरु। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय हवाबाजी के शोबे में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत के लिए जिस बोइंग प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इस ताल्लुक से ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इससे दिफा और हवाबाजी के शोबे मजबूत होंगे। इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी के लिए DD न्यूज़ ने बोइंग इंडिया के चीफ ऑफ स्टाफ प्रणया यगनाम भट्ट से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोइंग इंडिया के 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का उद्घाटन करेंगे। ये इनिशिएटिव रक्षा क्षेत्र और विमानन क्षेत्र को मजबूती देगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बोइंग इंडिया के CSR हेड प्रवीणा यज्ञम भट्ट। मैडम, जो बात हो रही है, कल प्रधानमंत्री आएंगे और वो बोइंग इंडिया के 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है कि कैसे ये इनिशिएटिव डिफेंस सेक्टर को या कहें कि एविएशन सेक्टर को मजबूती देगा। तो सर, ये तो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जो उन्होंने हमसे कहा था कि इसको साकार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इस बात की शुरुआत वहाँ से हुई है जहाँ हमारे CEO हमारे प्रधानमंत्री जी से US में मिले थे। वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई है और ये एक इनिशिएटिव है जहाँ हम बच्चों को स्कूल एज से एक एविएशन सेक्टर या एरोस्पेस सेक्टर की तरफ एक जर्नी का जो है, हम उनको एक, जैसे कहते हैं, उनको राह दिखाएंगे कि ये भी एक ऑप्शन है। जैसे आप अपनी पढ़ाई में अपने करियर के बारे में आगे सोचने लगते हो तो एविएशन और एरोस्पेस में जो अब नई अपॉर्चुनिटीज भारत में होंगी या भारत से निकलेंगी, उसमें इनकी भागीदारी और इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक सपना है और उस सपने के हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं सपने को साकार करने के लिए। एक बात हो रही है बोइंग सुकन्या की, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि बोइंग सुकन्या जो है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
क्या है ये इनिशिएटिव? सुकन्या एक मैं कहूँगी एक लड़की है जो सपना देखती है उड़ने का या एविएशन सेक्टर में काम करने का। हर बच्ची शुरू से ही हर बच्चे को होता है, जैसे ही वो पेपर की कोई एयरप्लेन बना लेगा तो वो अपने अपने सपने को उसके साथ जोड़ने लगते हैं, और हम उनके उस सपने को, उन बच्चों के उस सपने को सच्चाई से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि सच्चाई में अगर हम भारत को भी देखते हैं अगले 4, 5, 7 साल में भारत एक एविएशन सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, जहाँ पे इन लड़कियों की जो अपॉर्चुनिटीज है उसकी बहुत सारी उनके लिए सुविधाएं होंगी। दूसरी बात यह है, लड़कियों का समानांतर स्तर पे इसमें भागीदारी देना या उनका इसमें जो सहयोग देना वो बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि लड़की आगे चले तो देश आगे चलेगा, और इसी इनिशिएटिव को हम लेना चाहते हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी एविएशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में। थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के बारे में हम जानने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर तो हम सब हैं ही सर। अब तो दुनिया भारत पर निर्भर होगी। जब हम इस स्किल को और इन बच्चों को मौका देंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, दुनिया भारत पर निर्भर होगी। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा विश्वास है। विमानन के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। महिलाएं न केवल पढ़ाई करेगी बल्कि जो आकाश में उनके उड़ने का जो सपना है उसे भी पूरा करेगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज, बेंगलुरु। आइए अब रुख करते हैं अयोध्या का। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले के समाज के चौथे दिन आज श्री राम मंदिर में अग्निकुंड की स्थापना होगी। इससे पहले गणपति और दीगर देवताओं की पूजा का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे, जहां वो प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की तैयारियों का जायजा लेंगे। 22 जनवरी के बाद अयोध्या धाम में मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू होने वाला है। भक्तों की बड़ी तादाद रेल के जरिए भगवान राम के शहर पहुंचेगी। इस हवाले से रेलवे भी पूरी तैयारी कर रहा है। हमारे नवानिगार आरेंद्र प्रताप सिंह ने ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट के रुकन ट्रैफिक सीमा कुमार से रेलवे की तैयारियों पर खुसूसी बातचीत की। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर इस वक्त रेलवे बोर्ड की सदस्य यातायात सीमा कुमार जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, आप यहाँ पे तैयारियों का जायजा लेने के लिए आई हुई हैं, क्योंकि 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद में बड़ी संख्या में देश भर से लोग पहुंचेंगे। क्या तैयारियां हैं रेलवे? देखिए, जैसा आपने कहा, हम लोग पूरा मंत्रालय 22 जनवरी को जो इतनी बड़ी नेशनल इवेंट है उसके बाद पूरी तरह से तत्पर हैं, और पूरी प्लानिंग बहुत डिटेल्ड है। कितनी गाड़ियां आनी हैं, कहाँ से पैसेंजर आके उतरेंगे, उनको कैसे दर्शन के लिए लेके जाना है, उनके लिए होल्डिंग एरियाज़ आपने बाहर देखे होंगे। अराइवल डिपार्चर के अलग अलग होल्डिंग एरियाज़ हैं। वहाँ पर बेसिक टॉयलेट फैसिलिटी, केटरिंग फैसिलिटी, वाटर, सुरक्षा, ये मैं जहाँ खड़ी हूँ आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड कमांड कम कॉल सेंटर है, जहाँ पर हमने रीजनल लैंग्वेजेस में कॉल सेंटर को मैन किया है कि अगर कोई सदर्न रीजन से आता है और उसको अपनी लैंग्वेज में बात करना है तो यहाँ पर उसके पास कॉल लेने के लिए आदमी रहेगा। हम सभी तरह के यहाँ पर, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी है, सिक्योरिटी है, आपकी केटरिंग रिलेटेड है, ट्रेन ऑपरेशन रिलेटेड है, सभी चीज़ों को हमने एक जगह पर सेंट्रली यहाँ पर कमांड सेंटर किया है। बहुत देश के कोने कोने से लोग आएंगे, तो क्या नई ट्रेन के परिचालन को लेकर भी किन किन इलाकों से ट्रेनें पहुंचे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, उसके लिए कोई स्पेशल प्लान? क्योंकि यातायात से आप जुड़ी हैं तो वो प्रेशर सबसे ज़्यादा उसी पे रहता है। देखिए, पिछले 1 महीने से तैयारी चल रही है पूरी प्लानिंग की। पूरे भारत देश के कोने कोने से यहाँ पर स्पेशल ट्रेन आ रही हैं। उन सब के टाइम टेबल, पूरे पाथ तय कर दिए गए हैं, आने के भी और जाने के भी, और उनकी मॉनिटरिंग भी हम लोग पूरी उनकी ऑपरेशंस की करेंगे। मुझे पूरी तरह उम्मीद ही नहीं है, एकदम मैं आश्वासनबद्ध आपको दे सकती हूँ कि हम लोग इसे पूरी तरह से ईमानदारी से इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। एक अंतिम सवाल मैम, क्योंकि ये जो नया बिल्डिंग बनाया गया है, इस बिल्डिंग की पूरी बाहर से मंदिर का स्वरूप है, अंदर आते हैं तो अंदर भी ब्यूटिफिकेशन इस तरीके से है कि भगवान श्री राम और उनके प्रतीकों को इसमें समाहित किया गया है। ये सोच क्या और किस तरीके से इसको एक अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए, इसके लिए DRM साहब इज़ द राइट पर्सन, बिकॉज स्टेशन जो डेवलप हुआ है वो इनके नेतृत्व में हुआ है। मेरा आज मानना है कि जो गाड़ियाँ आने वाली हैं स्पेशल ट्रेन, उसके संचालन में और जो यहाँ पे हमारे आएंगे पिलग्रिम्स,
उनको हैंडलिंग में, उनके आने जाने में, उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा, चाहे उनके वी नीड ड्रिंकिंग वाटर, फूड, टॉयलेट्स, उनके आवाजाही की सुविधा, ये सब देखने के लिए मैं आ जाएंगी। बाकी स्टेशन तो बहुत दिनों से एक परिकल्पना है, राइट्स हमारा एक PSU जो काम कर रहा है, तो इसमें बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं भारतीय रेल की, जो सब मिलजुल के इस काम को कार्यान्वित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। तो रेलवे बोर्ड की सदस्य सीमा कुमार जी, जो कि यातायात के सदस्य हैं, वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि 22 जनवरी के बाद से जितनी बड़ी संख्या में रेलवे के माध्यम से यहाँ पे देश भर से श्रद्धालु आने वाले हैं, उनके लिए हर एक व्यवस्था को मुकम्मल तरीके से किया जा सके, उसका इंतजाम की समीक्षा तैयारियां तमाम की जा रही हैं और किसी प्रकार की कोई कोताही ना रहने पाए, ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अपने कैमरा सहयोगी मुंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, DD न्यूज़, अयोध्या धाम से। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज शिलांग में शुमाल मशरक़ी कौंसिल की 71वीं मीटिंग के अहम इजलास की सदारत करेंगे। मीटिंग में 8 शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला और गवर्नर भी शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान 70वें मुकम्मल इजलास की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाएगी और साल 2022-23 के लिए NEC की सरगर्मियों पर गुफ्तगू की जाएगी। साल 2023-24 के लिए NEC के मंसूबों और NEC के सेक्रेटरी के जरिए NEC विजन 2047 पर एक प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। वजारत तालीम ने मुल्क भर के कोचिंग इदारों के लिए रहनुमा हिदायत जारी की हैं। इसके तहत अब कोचिंग इदारे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा गुमराहकुन वादे करने और अच्छे नंबरों की जमानत देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। रहनुमा हिदायत के मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएशन से कम काबिलियत वाले ट्यूटर्स का तकर्रुर नहीं करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालिदैन से तलबा को दाखिल करने या रैंक या अच्छे नंबरों की जमानत देने के गुमराहकुन वादे नहीं करेंगे। तलबा को सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहान के बाद ही दाखिला लेना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स किसी ऐसे ट्यूटर या शख्स की खिदमत हासिल नहीं कर सकते जो अखलाकी पस्ती के किसी जुर्म का मुर्तकब हो। कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट्स पर ट्यूटर्स की तालीमी काबिलियत, कोर्सेज, उनको मुकम्मल करने की मुद्दत, हॉस्टल की सहूलियात और वसूल की जाने वाली फ़ीस की मुकम्मल तफसीलात भी मौजूद होंगी। रहनुमा हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए ट्यूशन फ़ीस मुनासिब होनी चाहिए और उनकी रसीदें भी दस्तयाब कराई जानी चाहिए। अगर किसी तालिब इल्म ने कोर्स की पूरी फ़ीस अदा कर दी है और वो बीच में कोर्स छोड़ देता है तो उसे 10 दिन के अंदर तनासब की बुनियाद पर फ़ीस वापस कर दी जाएगी। और अगली खबर, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज गुजरात के अहमदाबाद के एक रोज़ा दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया गुजरात यूनिवर्सिटी के 72वें सालाना कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। वजीर आला भूपेंद्र पटेल वडोदरा के हरनी तालाब में जुमेरात को पेश आने वाले कश्ती हादसे की वजह से जारी राहत और बचाव के काम को मुआयना करने वडोदरा पहुंचे। वजीर आला ने जेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अस्पताल का दौरा किया और हुक्काम को इन बच्चों के फौरी इलाज की हिदायत दी। वडोदरा शहर के न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे हरनी तालाब में कश्ती रानी करने गए थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शाम के वक्त बच्चों से भरी कश्ती उलट गई। इस अलमनाक हादसे में 12 बच्चों और 2 असातिज़ा समेत कुल 14 अफराद की मौत हुई। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने भी जाए हादसे का दौरा किया और इस अलमनाक हादसे की जानकारी हासिल की। वजीर आला ने महलूकीन के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत किया। वडोदरा में इस दिल दहला देने वाले हादसे की जुडिशल इंक्वायरी कराने के अहकामात दिए गए हैं, इसलिए महकमा दाखिले की जानिब से हुक्म भी जारी कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने वडोदरा में इस हादसे में मरने वालों के लवाकिन को 4-4 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत ने मरने वालों के लवाकिन को 2-2 लाख रुपए की इमदाद का भी ऐलान किया है। इस अलमनाक वाक़े पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरने वालों के अहले खाना के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। और आइए नजर डालते हैं मौसम पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में आइंदा 2 रोज़ के दौरान सर्द लहर जारी रहने का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और शुमाली राजस्थान के कुछ हिस्सों में सर्द लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में कम अज़ कम दर्जा हरारत 3 से 6 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के बेशतर हिस्सों में 7 से 10 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 2 दिन के अंदर
शुमाली भारत में घनी धुंध पड़ने का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और शुमाली राजस्थान में रात और सुबह के औकात में चंद घंटों तक घना कोहरा रहने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि पंजाब और मगरबी राजस्थान के कई हिस्सों में आज सुबह 5:30 बजे बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में भी घने कोहरे की चादर छाई रही। उत्तराखंड, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाकों में भी गहरा कोहरा छाया रहा। धुंध के बाइस लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में श्री राम लल्ला की आमद की खुशी में राधा कृष्ण का शहर वृंदावन पूरी तरह से राम के रंगों में रंग गया है। जहां मथुरा की दुकानों पर राम नाम का झंडा लहरा रहा है, तो वहीं राधा कृष्ण का शहर अब सीता राम को खुशामदीद कहने की तैयारियां कर रहा है। हमारे नामा निगार अजय मिश्रा की यह खुसूसी रिपोर्ट। वृंदावन, राधा रानी का शहर, इन दिनों राम रंग में रंग गया है। 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से कब्ल मुख्तलिफ जगहों पर वृंदावन में इस्तकबाल के बैनर सजाए गए हैं। मथुरा के बाजारों में श्री राम नाम के झंडे लहरा रहे हैं। श्री कृष्ण की जय पैदाइश भगवान श्री राम लल्ला के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मथुरा में गजब का उत्साह है। दोनों ही पुरियां मोक्षदायिनी हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की जन्मभूमि में बहुत गहरा संबंध है। श्री राम के सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न ने ये मथुरा पुरी बसाई और भगवान कृष्ण की ससुराल अयोध्या है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर अखंड वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर भागवत भवन मेरे पीछे आप जो देख रहे होंगे वहां पर जो श्री राधा कृष्ण की मूर्ति है वो 22 जनवरी को श्री राम और श्री सीता के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। दुकानों पे ध्वज लहराने शुरू हो गए हैं श्री राम के। जो भंडारे हैं उसकी तैयारियां की जा रही हैं और 22 तारीख का सभी को इंतजार है जब भगवान श्री राम यहाँ पर पधारेंगे। और विशेष तौर पर मथुरा के व्यंजन, मथुरा के लड्डू, मथुरा की मिठाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में और अयोध्या के लिए भी मथुरा से लड्डू बना करके भेजे जा चुके हैं। जैसे ही आप वृंदावन में दाखिल होंगे, आपको भगवान श्री रामानंदाचार्य का दरवाजा मिलेगा, जो माशरे में हम आहंगी की एक अजीम अलामत है। वाज़े तौर पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्म। आज भी भगवान श्री राम वृंदावन के कई मंदिरों में लोगों के दिलों में बसते हैं। यही वजह है कि सख्त सर्दी में भी गुरुकुल के तलबा अपने दिन का आगाज श्री राम नाम, स्तुति और आरती से करते हैं। राम और कृष्ण दोनों ब्रह्मा के कामिल अवतार होने की वजह से वृंदावन की संत बिरादरी में जबरदस्त जोश खरोश का माहौल है। हम लोगों के हृदय में जो प्रसन्नता, जो आनंद, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। 500 वर्षों से भी अधिक संघर्ष किया हिंदू समाज ने। भगवान राम ने जहाँ जन्म लिया वो जगह सर्वविदित है, अयोध्या है और सरजू का किनारा है। मथुरा की दुकानों पर श्री राम के नाम के झंडे लहराए गए हैं और यहाँ से बनाए गए खुसूसी लड्डू भगवान श्री राम लल्ला के लिए अयोध्या धाम भेजे गए हैं। भव्य उत्सव होगा यहाँ और राधा मतलब कृष्ण स्वरूप देंगे राम और सीता के रूप में। यहाँ मूर्तियों को सजाया जाएगा और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। और कारोबारियों का क्या इंतजाम है? कारोबारियाँ बड़े खुश हैं, अपने आप तैयारी कर रहे हैं। भंडारा भी करेंगे 22 तारीख को और राम जी के उसमें सारे लोग खुश हैं, सभी लोग। कि राम नाम लड्डू और गोपाल नाम खीर, कहते हैं ऐसा कि ठाकुर मेरा खीर का भोग लगाता है और खीर देवों को प्रिय होती है। यहाँ की जमुना नदी भी श्री राम लल्ला की आमद की खुशी में बेइंतहा पुरजोश नजर आ रही है। और क्यों नहीं, श्री राम भगवान सूर्य के सिलसिले में आने वाले हैं और वो खुद सूर्य की बेटी है। श्री मथुरा वृंदावन धाम से अजय मिश्रा, डीडी न्यूज की रिपोर्ट। और आइए अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा इनकलाब से और
ये सुर्खी है, मरकजी हुकूमत ने अयोध्या की तकरीब को सरकारी दर्जा दिया, तमाम मरकजी दफातर और इदारों को आधे दिन बंद रखने का ऐलान। बीजेपी हुकूमत वाली 5 रियासतों में मुकम्मल छुट्टी, 7 रियासतों में शराब और गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी। और इसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोजनामा इनकलाब से ही, और ये है पाकिस्तान और ईरान से मुतालिक, पाकिस्तान का ईरान पर जवाबी हमला, 9 हलाक। तीसरी सुर्खी भी इनकलाब से, ज्ञान वापी मस्जिद के हौज की सफाई डीएम की निगरानी में कल से होगी। रुख करते हैं सहारा का। सहारा में जो सुर्खी हम ले रहे हैं वो है 1867 में किया गया था रामायण का उर्दू तर्जुमा, म्यूजियम में महफूज है ये कॉपी। उसके बाद की सुर्खी, और ये भी सहारा से, बिल्किस बानो मामले में कसूरवारों ने खुद सुपुर्दगी के लिए मांगी मजीद मोहलत, दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत, कोर्ट ने 21 जनवरी तक दिया था खुद सुपुर्दगी के लिए वक्त। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई और बंगाल पुलिस करेगी ईडी पर हमले की जांच, 12 फरवरी को पेशरफ्त रिपोर्ट दाखिल करने का कलकत्ता हाई कोर्ट का हुक्म। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली सुर्खी ले रहे हैं, और ये गुजरात में हुए हादसे से मुतालिक है। पिकनिक के दौरान झील में कश्ती पलटने से कई बच्चों की मौत, और इस अलमनाक हादसे पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने इज़हार रंजो गम किया है और वालिदैन के साथ ताज़ियत की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए वक्फ 6 यादगारी डाक टिकट जारी किए हैं। और सहाफत की अगली सुर्खी, मुल्क के हर जिले में एयरपोर्ट या हवाई पट्टी होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। और इसके बाद जो खबर हम ले रहे हैं, अगली सुर्खी यमन से मुतालिक है। यमन के हौसी ग्रुप का इसराइल जाने वाले जहाज़ पर हमला, बहर अहमर में हमलों से खत्ते का अमन मुतासिर हो रहा है, यमनी वज़ीर दाखिला। और इसके बाद की सुर्खी है इसराइली वज़ीर आज़म से मुतालिक। आखिरी सुर्खी, गज़ा पर हमले जारी रहेंगे, वज़ीर आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियाँ। और अब आलमी खबरों की तरफ रुख करेंगे। युगांडा में आज से नावाबस्ता तहरीक का 19वां सरबराही इजलास शुरू हो रहा है। इस 2 रोज़ा इजलास का मौजू मुश्तरका आलमी खुशहाली के लिए ताउन को गहरा करना है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इसमें भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के वज़ीर ख़ारजा मूसा ज़मीर से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा नावाबस्ता तहरीक से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत हुई। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे शक्र से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई एलेनेक के साथ भी मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और बाहिमी मफाद के शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। यूक्रेन तनाज़ी से मुतालिक पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अंगोला के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की, जिसमें भारत अफ्रीका ताउन की तौसीह पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा कसीर जैती प्लेटफॉर्म पर ताउन के ताल्लुक से भी बातचीत हुई। एस जयशंकर ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री निज़ाम में तौसीह के लिए अंगोला का शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।